अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से रोज़ हम बुरी खबरें तो आपको सुनाते ही रहते हैं, लेकिन एक अच्छी खबर ताज़ा हवा के झोंके की तरह दाखिल ज़रूर हुई है मुल्क में। वो ये कि फाटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकालने का फ़ैसला कर लिया गया। बाकायदा ऐलान इसका अक्टूबर में मुतवक्के है और इसके हवाले से हमने कल भी कुछ डिस्कशन की जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान के लिए नए उफ़क़ खुलेंगे तरक्की के, और बहुत सारे जो ममालिक जो पहले हमें रिलक्टेंट और हेजिटेंट दिखाई देते हैं तिजारत करने में, वो भी पाकिस्तान की तरफ रुजू करेंगे, देखेंगे। तो इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी। लेकिन क्या सिर्फ यही एक चीज़ है जिसकी जो रुकावट थी जो अब दूर हो गई है तो अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि अभी भी मसाइल तो मईशत की बहुत ज़्यादा है। अभी हमने कि मुसलसल हम लोग महंगाई की एक चक्की में पिस रहे हैं। IMF ने भी पैसे रिलीज़ नहीं किए हैं। पेट्रोल बम पहले ही बार बार गिरा चुकी है ये हुकूमत। बिजली भी बार बार महंगी हो रही है जिसके झटके आवाम को लग रहे हैं। गैस भी महंगी हो रही है। तो तवानाई की ज़रूरियात जब इस हद तक हो जाएंगी तो उसके बाद कुछ अहम फैसले भी किए जा रहे हैं कि मार्केट्स को जल्दी बंद कर दिया जाए और ये सारी चीज़ें। क्या इन फैसलों से कोई फ़र्क पड़ेगा? और ऐसे में जब इमरान खान साहब अपनी एहतजाजी तहरीक को दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे तो उसको आवाम में किस कदर पजीराई हासिल होगी, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब की तरफ पहले जाते हुए, इमरान साहब ये हम कल भी थोड़ा इस पर बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जी हमारी कामयाबी है, हमने सारे इसके ऊपर मेहनत की और 4 साल इस पर काम किया। ये गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब हमने कोई आखिर में आके ऐसी छड़ी घुमाई कि एकदम ग्रे लिस्ट से नाम निकल गया। ये हमारे सियासतदान इतना बड़ापन, इतना ज़र्फ क्यों नहीं दिखाते हैं कि जिसका जो क्रेडिट है उसको दे दें? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि एक सामने की देखी बात हो और उसमें आप लोग जानबूझकर क्रेडिट छीनने के चक्कर में हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बड़ी आसान सी बात है, सादा सी बात है। देखें, ये कोई मामला नया नहीं है। आप कहीं देख रहे हैं, तारीख उठा के देख लें, कोई नई बात नहीं है कि हमेशा जो कामयाबी का क्रेडिट है वो लेने वाले कई दावेदार पैदा हो जाते हैं। वो बड़ा मशहूर एक मकूला भी है ना कि नाकामी का कोई बाप नहीं होता, लेकिन कामयाबी के 100 दावेदार होते हैं, 100 सरपरस्त होते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वही हो रहा है। देखें, अगर आप वाज़ेह अंदाज में और सादा अंदाज में देखें तो हुआ क्या है। फैटफ के हवाले से क्रेडिट की ये दौड़ शुरू हो गई है कि जी हमारा क्रेडिट है, हमारा क्रेडिट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर ज़रूरी है। इस वक्त ज़रूरी चीज़ ये नहीं है कि ये किसका क्रेडिट है। सबसे अहम चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उससे निकलने जा रहा है। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि जी हम अब इस पे देखेंगे और आके यहाँ पे जो उनका एक विज़िट होता है वो करके तो फिर उसका बाकायदा ऐलान करेंगे। लिहाजा ये मामला ऐसे नहीं है कि कोई एक सियासी जमात या कोई एक इदारा या कोई एक शख्स ये कहे कि जनाब ये मेरी वजह से हुआ। मैंने कल भी आपको याद होगा ये कहा था कि इसमें ये पूरी कौम ने मिल के काम किया। रियासत पाकिस्तान जो है उसने मिल के काम किया, और रियासत पाकिस्तान और हुकूमत जब मिल के कोई काम करती है तो फिर उसमें कामयाबी हमेशा कदम चूमती है। लेकिन यहाँ पे तो ये भी डिबेट हो रही है ना कि जब कोई अच्छा काम होता है तो हम रियासत के खाते में डाल देते हैं, जब कोई बुराई आती है तो हम सियासतदानों के नाम लेके कहते हैं जी सियासतदान गलत हैं। तो फिर जब अगर किसी सियासी दौर में अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो तमाम रियासती इदारे हों, तमाम महकमे हों, लोग हों, वो तो फिर उसी हुकूमत के अंडर हैं। तो फिर क्रेडिट तो फिर सरबराह का ही होगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि सरबराह को मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 74-75 सालों में हुआ क्या? माजी अगर देखिए, आपको बहुत तल्ख हकीकतें भी हैं, उनका भी सामना। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो थे उन्होंने जब इस हवाले से कोई बात की थी तो आपको याद होगा कि उस वक्त एक इदारे के सरबराह ने उसको बड़ा उस पर एहतजाज भी किया। हालांकि उस वक्त डॉन लीक्स का भी बड़ा एक चर्चा था। मामला हमारा शायद बसीयत कौम ज़र्फ इतना कम होता जा रहा है कि हम दूसरों का जो है ना क्रेडिट वो देने में पता नहीं क्यों कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। मैं फिर आपसे ये कह दूं कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी क्रेडिट है, ये इदारों का भी क्रेडिट है और ये मौजूदा हुकूमत का भी क्रेडिट है। और मौजूदा हुकूमत का क्रेडिट इसलिए भी है कि अभी आगे उनकी इंस्पेक्शन तक ये काम अभी चल रहा है। आपने इम्पोर्टेंट बात की है। मैं यही सवाल लेके जरा हिलाली साहब की तरफ जाती हूँ। हिलाली साहब, आपने इस पे यकीनन ऐड करना होगा कमेंट, वो भी कीजिएगा। एक मेरा सवाल भी ऐड कर लें
कि उन्होंने अभी इंस्पेक्शन के लिए आना है, क्या ये अभी भी एक खतरे की कोई तलवार है कि अगर वो किसी बात से मुतमईन ना हुए तो वो अपना फैसला रिवर्स भी कर सकते हैं? क्योंकि उसके बाद हमने देखा है कि नैब लॉज में काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं और ये उनका बड़ा कंसर्न था कि हमारी प्रोसिक्यूशन कैसी जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। तो अब जो ये तब्दीलियां आई हैं, अगर वो उसको कोई क्वेश्चन करके कहीं अपने फैसले से फिर तो नहीं सकते? पहली बात तो ये है कि आखिरी सवाल जो आपका है मैं पहले आंसर कर दूं कि अगर उनको ये ख़तरा था और वो समझते थे मौजूदा गवर्नमेंट ऐसे हरकतें कर रही है जो गलत है, जो शायद इम्पैक्ट हो फैसले पे जो फाटाफ ने किया है हमें ग्रे लिस्ट से निकालना, तो वो अब तक ऑब्जेक्शन फाइल कर देते। ये कानून जो हैं ये बन रहे हैं, बन गए हैं और बहुत सारे इदारे हैं जो हाँ कमज़ोर ज़रूर हो गए हैं इसलिए कि ये गवर्नमेंट के जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, मगर अगर उनका ख्याल ये होता तो अब तक इंसिन्यू पॉइंट आउट कर देते। जो हमने अब तक सुना नहीं है कि उनको इतना इस चीज़ से खतरा है कि वो समझते हैं कि पूरा फाटफ का डिसीजन अनरेवल हो जाएगा अगर ये हम मान गए, तो वो तो उनका अब तक नहीं किया है, तो लेट दैट बी। मेरे ख्याल में आपका जो पहला सवाल था वो बड़ा अच्छा था और कल हमने ठीक तरीके से उसका जवाब नहीं दिया, और लेट्स गिव इट, किसको सक्सेस किसको जाना चाहिए। देखिए ये इमरान खान आके तकरीर किया है और हमने देखा है कि एक कमेटी बनी थी फाटफ के मसले को हल करना और वो कमेटी हमाद असगर जो है वो लीड कर रहा था, तो उनका था चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ साथ हमें पता है कि एक मेजर जनरल के तहत एक और कमेटी बनाया था उससे पहले आर्मी चीफ ने कि भाई ये बड़ा मसला है जो अगर खराब हो जाए तो तबाही हो सकती है, तो मेहरबानी से आप लोग भी इसको फॉलो अप करें, रिकमेंडेशंस दें, देखें किस तरीके से बेहतर होता है। तो ये दोनों साथ साथ काम करने लगे, मगर ऑपोजिशन ने क्या किया सोचिए तो सही, ऐसे मौके पे उनका कितना अनहेल्पफुल रोल था। ये हिना रब्बानी खर जो आप तारीफ कर रही और कह रही हाँ देखिए बड़ी अच्छी बात है, क्यों उनसे पूछें क्यों आपने वोट किया फाटफ रिलेटेड बिल से सेनेट में 2020 में, क्यों? इसलिए कि तुम चाहते थे कि ये गवर्नमेंट उस वक्त की गवर्नमेंट और फंसे, जाहिर है तुम ये चाहते थे। अगर तुमने इसलिए किया कि वो चाहते थे तो ये तो बहुत बुरी चीज है, ये बहुत बड़ा एक्यूजेशन आपके खिलाफ हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने जॉइंट सिटिंग बुलाना पड़ा पार्लियामेंट का और सेनेट का, और उसमें उन्होंने फिर जाके वो पूरा बिल पास हुआ। आई एम सॉरी, ये कोई तरीका नहीं है एक चीज को जो नेशनल इश्यू है आप इसको पार्टिजान इश्यू बन के अटैक कर रहे थे। गवर्नमेंट को चाहते थे कि फेल हो जाए, चाहते थे कि इकोनॉमी पे दबाव आए। दूसरी बात आपने वो सुना नहीं है, स्पोक्समैन जो फाटफ का था उसने क्या कहा, कहने लगा जिस किस्म की एक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है माशाल्लाह हम उसको कंग्रेचुलेट करते हैं और हम कहते हैं हमारे उम्मीदों से ज्यादा और ज्यादा तेजी से उन्होंने इसको खत्म किया। और वो कौन सा गवर्नमेंट था? वो पीटीआई गवर्नमेंट था। तो ये देखिए इन लोगों की, मैं आपको कल कहा जहन ऐसी है, इनका दिल देखिए कैसा है। नेशनल एडवांटेज को भूल के पैरोकियल और पर्सनल एडवांटेज पे ये लोग वोट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे थोड़ा सा इमरान साहब का लेके कमेंट और फिर आगे चलूंगी। इमरान साहब वैसे ये बात तो बहुत ज्यादा सब कह रहे हैं कि जनाब अगर आप इतने ही फाटफ से ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए लॉयल थे तो फिर आप उस वक्त हुकूमत के हाथ मजबूत करते, आपने वॉकआउट क्यों किया? क्यों इस हुकूमत को मुश्तरका सेशन बुलाकर ही बिल पास करवाने पड़े? बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इस पे शायद बड़ा अच्छा होता अगर इलाली साहब इस पे भी कोई तबसरा करते कि वो तो बड़ी गैर जिम्मेदार अपोजिशन थी, इंतहाई गैर जिम्मेदार अपोजिशन थी। उन्होंने तो किसी ना कौमी कॉज पे ना किसी और कॉज पे हुकूमत का साथ ही नहीं दिया। अब तो बड़ी जिम्मेदार हुकूमत है जो अपोजिशन है, जो असम्बली में बैठने में कभी तैयार नहीं है। और जो मामला देखिए हमारा मजमूई तौर पे
मजमूई तौर पे, आप बुरा न मनाइएगा, मजमूई तौर पे हमारी सियासी जमातों का कल्चर ये बनता चला जा रहा है कि ये सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा देखते हैं, सियासी फ़ायदा देखते हैं। वो मुझे दुख हो रहा है ये बात कहते हुए, अफसोस हो रहा है। मैं उस ऑपोजिशन ने उस वक्त मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपोजिशन उस वक्त की हो या इस वक्त की, अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन खेलती है, वो अपना सियासी फ़ायदा देखती है। इमरान खान साहब हों या उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हों, किसी मुझे बताएं तो सही ना कि किसी ने कौमी कॉज के लिए या इस तरह की बात पे कहा नहीं हम साथ हैं। अपोजिशन लीडर उस वक्त वो मियां नवाज, जब शहबाज शरीफ ने कहा था आए मिसाके मीशत करते हैं, तो उस वक्त तो अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि मैं तो उनसे हाथ ना मिलाऊं, मैं तो उनसे बैठूंगा नहीं उनके साथ ही। ये अगर आप अपोजिशन पे एतराज़ात करते हैं तो ये भी सोचें कि बतौर वज़ीर आज़म उनका रवैया क्या था, क्या उन्होंने अपोजिशन को इतनी स्पेस दी कि अपोजिशन उनके साथ जाए। चलिए बहरहाल अब ये जाहिर है एक लंबी डिबेट है। इमरान खान साहब तो उनको मसाइल का जिम्मेदार समझते हैं, वो कहते हैं कि उनके साथ मैं क्यों बैठूं, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जो आज क्रेडिट ले रही है उसका रवैया क्या रहा है, ये भी बड़े उनके लिए सोचने का मकाम है। लेकिन थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं और थोड़ी इस चीज़ पे ज़रूर बात करनी ज़रूरी है कि जो मईशत है वो इस वक्त भी प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त भी पहले कोई मईशत का सद्देबाब किया जाए और उसके बाद जो आगे चलकर अपनी अपनी सियासत की बात की जाए। मैं थोड़ा सा इमरान साहब, कल फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था हमारे शो पर, जिससे मैं थोड़ी उस पर मज़ीद डिबेट करना चाह रही थी, फिर वक्त नहीं था। उन्होंने कहा कि पहले आपने एक पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म दिया है जिसकी वजह से मईशत का बहरान है, तो इसको अगर आपने हल करना है तो फिर पहले पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसके बाद आप अपनी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ जा सकते हैं। तो आपको ये जो ऑर्डर है ये इसी तरह नजर आ रहा है या पहले मईशत को ठीक करके फिर पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाया जाए? पॉलिटिकल क्राइसिस किसने पैदा किया था? पॉलिटिकल क्राइसिस भी तो फवाद चौधरी साहब की हुकूमत ने ही पैदा किया था ना। पॉलिटिकल क्राइसिस आप देखें, जब उससे पिछली हुकूमत थी तो उस वक्त धरना इमरान खान साहब ने दिया था, उस वक्त धरना दे के धरने की सियासत का आगाज़ किया था। उस वक्त उन्होंने हुकूमत को चैन से नहीं बैठने दिया। जब इनकी हुकूमत आई तो अपोजिशन को इन्होंने कहा जी नहीं मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। तो यानी जब ये अपोजिशन में थे उस वक्त हुकूमत को नहीं मानते थे, जब हुकूमत में थे तो अपोजिशन को नहीं मानते थे। और मईशत का जो हाल हुआ, अगर ये उस वक्त अपोजिशन के साथ बैठ के कर लेते तो शायद ये क्राइसिस इतना ना बढ़ता। लेकिन मईशत का हाल तो इमरान साहब अच्छा था, इक्तिसादी सर्वे तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, वो तो कह रहा है कि पिछला साल तो बड़ा अच्छा था। प्रॉब्लम्स तो ये बाद में ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल आया है उसके बाद तो शहद की नहरें तो नहीं थी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन तो नहीं थी जो अब हो गई है। देखें गुजारिश, पेट्रोल उस वक्त इतना महंगा नहीं था जो अब है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि फिर अब आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है, इस क्राइसिस के जिम्मेदार इमरान खान इसलिए हैं कि इमरान खान साहब ने सियासी स्टंट करते हुए जो आखिर में नहीं बढ़ाया, जो आखिर में उन्होंने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, उसके लिए उसकी वजह से IMF भी नाराज हुआ, उसकी वजह से ये इनको फिर बढ़ानी पड़ी। इस वक्त आपको भी वज़ीर आज़म बना दिया जाए ना तो यही सूरत हाल होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम के लिए बेहतर है, अवाम के लिए तो अवाम का तो तेल अपना निकल गया, लेकिन सूरत हाल जो हकायक हैं वो ये है। तो फिर लाली साहब, इतनी तजर्बाकारी और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का क्या फ़ायदा? अगर मैंने भी वज़ीर आज़म बनना है और शहबाज शरीफ ने भी बन के एक ही जैसे फैसले करने हैं तो फिर मैं ही बन जाती हूँ, क्या ख्याल है आपका? जी लाली साहब, प्रॉब्लम कहाँ है? पॉलिटिकल क्राइसिस है या इकोनॉमिक क्राइसिस है? हाँ, ये एक बड़ा, ये नहीं, आपका सवाल बड़ा ठीक सवाल है और ये मैं कह सकता हूं कि उससे बदतर तो आप नहीं कर सकते, शायद बेहतर ही कर सकते। मगर एक चीज सोचिए, ये गलत बात है दोनों तरफ से कि आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस को इस्तेमाल करें नेशनल सॉल्यूशंस को डिले करने के लिए। और अगर आप हुकूमत हैं तो मेरे ख्याल में आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक और गो बियॉन्ड, माने कि और दूर जाके एक्सेप्ट करें ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है, इसलिए कि नेशनल प्रॉब्लम जब सॉल्यूशंस आता है तो आपका ज्यादा बेनिफिट होगा ऑपोजिशन को, वो आप फिर बेहतर काम कर सकेंगे और वो क्रेडिट आपको जाएगा, इसलिए कि आपको जाना चाहिए। इस वक्त आप जो बात कर रहे हैं
महंगाई के बारे में, एक चीज में उसकी कामयाब ये हुई है कि उसने एक परसेप्शन क्रिएट किया है कि ये गवर्नमेंट जो है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, कोई सोच और ख्याल ही नहीं है कि ये महंगाई का प्रॉब्लम कैसे टैकल करना। लिहाजा इसलिए महंगाई की कीमतें बढ़ रही, महंगाई ज्यादा होते जा रहा है। राइट और रॉन्ग डजंट मैटर एट द मोमेंट, इस वक्त उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, सुनामी आ गई है और ये पैनिक कर गए, इनको पता ही नहीं क्या करना। ठीक। तो अब वो देखिए, ये स्किलफुली वो एक्सप्लॉइट कर रहा है एंड इट्स वर्किंग, सक्सेसफुली कर रहा है। और आप देखेंगे, मैं इसलिए पता नहीं आप इस वोटर टर्नआउट पे आएंगे कि नहीं, बाद में ये आ जाएंगे बाद में, लेकिन अभी जो बात है ना हिलाल साहब, जो आपने पॉइंट उठाया है, ये छोटा सा बड़ा जबरदस्त है, कराची में हुआ है 8%। मैं इस पे आती हूँ हिलाल साहब, लेट मी इस पे जरा थोड़ी सी डिबेट करते हैं। ये जो आपने बात की कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब इनके पास ये इनका सोल्यूशन कोई नहीं था और वो आ गए इस हुकूमत में, और उसकी वजह अवाम भी भुगत रही है और ये खुद भी भुगत रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इनके अपने लोग जो हैं वो ये बात कह रहे थे कि भाई अगर हुकूमत गिरा ली, चलिए ठीक है, बहुत आईनी तरीके से आपने गिरा ली, लेकिन उसके बाद इलेक्शन में जाएं, लेकिन जब हुकूमत में आए तो आपको फिर ज्यादा ऐसे फैसले करने पड़े जिसकी वजह से आप अनपॉपुलर हो रहे हैं। तो इमरान साहब, इनकी इससे तो ये लग रहा है कि महंगाई प्रॉब्लम नहीं था, मसला अपनी सियासी बका थी, जिसके लिए उन्हें ये सब करना पड़ा और हुकूमत में भी आना पड़ा। देखिए, बात ये है कि खुर्रम दस्तगीर अपनी बात की ज़्यादा तो वही बता सकते हैं कि क्या वजह है, लेकिन ये एक हकीकत है कि अपोजिशन के सामने 2-3 चीज़ें थी उस वक्त की अपोजिशन के सामने। एक चीज़ थी सियासत, कि उनकी सियासत को इमरान खान साहब जो हैं वो किस हद तक डैमेज कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये कि जिस तकर्री के हवाले से इन्होंने बात की उस पे कि अगर इमरान खान उसमें किसी हद तक अपने कामयाब हो जाते हैं तो वो शायद समझते थे कि वहाँ कोई शायद ऐसा शख्स आ जाए कि जो दिल से इनसे नफरत करता हो और जो दिल से इनको जो है ना सियासत में खत्म कर। मेरी गुजारिश सुन लेना, ये मैं कब कह रहा हूँ कि उनका राइट नहीं है, लेकिन अब मुझे जवाब तो देंगे वो क्या समझते। तीसरी बात ये सबसे बढ़ के ये कि वो ये समझते थे कि अब ये मौका है कि अगर हम कर लेंगे, इसमें हम आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, हम चीज़ों को संभाल लेंगे। अब उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि IMF इमरान खान साहब के उस मुआहदे पे अमल दरामद ना करने की वजह से कितनी नाराज़ है। और उन्हें यह था कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी शायद IMF का दबाव उस तरह से ना कबूल करें और हमारी बात मान लें, हमारी मदद को आ जाएं। लेकिन हुआ ये कि सर मंडाते ही ओले पड़े, ना IMF माना और ना ही दोस्त ममालिक मदद को आए। उन्होंने भी कहा कि जी आप पहले IMF को राज़ी करें, फिर हम आपकी मदद करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो बुनियादी तौर पर तो अपनी सियासी बका के लिए आए, बाकी चीजों के ऊपर उन्हें इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं थी कि माशी हालात की सिचुएशन के लिए उन्हें नहीं, इंफॉर्मेशन पूरी थी, इंफॉर्मेशन पूरी थी, तैयारी पूरी नहीं थी। ठीक है, तैयारी पूरी थी। जी हिलाली साहब, जी हिलाली साहब, सर मैं एक कमेंट इस पे कह दूं, ये क्यों आए पावर पे। कोई सेंसिबल आदमी, कोई आदमी एक मिनट के लिए जब सोचता, पॉलिटिकली सोचता, उसका पॉलिटिकल हैट एज अ पॉलिटिकल थिंकर करता, वो कभी नहीं लेता पावर इस किस्म के नो कॉन्फिडेंस से, कभी नहीं आता। वो कहता है ये फाटेफ का मसला सही करो पहले बच्चू, ये तुम लोगों ने किया है, करो, तुम्हारा ये जिम्मेवारी है, हम क्यों आए। दूसरी बात, ये महंगाई जो है कोई नहीं रोक सकता। तुम खुद कह रहे हो कि ये महंगाई बाहर से आई है, हम इंटरनली जनरेटेड नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। और तुम चाहते हो कि इस महंगाई में हम आए और हम फंसे। नो थैंक यू वेरी मच, हम इलेक्शन के बाद आएंगे, ठीक ठाक जब इलेक्शन आएंगे। तो फिर आए क्यों? दो वजह, एक तो छोड़ दें फिलहाल रेजिम चेंज का, दूसरा वजह ये था कि इनको देख रहे थे कि केसेस क्या हो रहा था कोर्ट में। अगर वो ठहरते और अगर नैब और वो FIA के केसेस तो उम्र कैद के लिए चले जाते,
क्या पता। What I'm saying is किसी को अभी भी सोच नहीं है कि अब निकल सकते हैं ये केसेस से, अब शायद निकल जाए, इसलिए कि वो खुद अपॉइंट कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर्स, खुद कर रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं सब चीज। अब तो उनको नैब लॉज भी चेंज हो गया है और FIA लॉज चेंज होंगे, प्रोसिक्यूटर्स निकाल दी गए, इसलिए वो आए अपनी जान बचाने के लिए। जो बड़े की लोग थे वो भी अब दुनिया से चले गए। ठीक है, उनको पता था कि अगर ये और चलेगा। ठीक है, चलिए लाल साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर आ गया, लेकिन यकीनी तौर पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये सवाल अब जाहिर है कि इनका पीछा करेगा। इसीलिए हम देख रहे हैं PMLN में भी बार बार ये डिबेट जनरेट हो जाती है कि इलेक्शन की तरफ जाना ही बजाय इसके कि जितनी देर हम हुकूमत करें और मजीद अनपॉपुलर हो, मजीद हमें ऐसे फैसले करने पड़े। एक फैसला ये भी हो रहा है कि जी कारोबार को जल्दी बंद किया जाए, इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या ताजिर इससे खुश होंगे या इससे नाराज होंगे, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक में। वेलकम बैक जी। और एनर्जी क्राइसिस है, इससे निपटने के लिए मुख्तलिफ प्लान्स बनाए जा रहे हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा बिजली जो कि हम शाम के औकात में देखते हैं कि इस्तेमाल होती है बाज़ारों और मार्केट्स में, अगर हम दुकानें और कारोबारी मराकज़ जल्दी बंद करते हैं तो उसकी वजह से बिजली काफ़ी बच सकती है। और उसका तरीक़ाकार ये है कि जल्दी दुकानें खुलें और जल्दी बंद हो जाएँ। इस पर सिंध में तो बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। बाय फोर्स भी हमने देखा कि कल बाज़ारों में इस बात की बाकायदा पुलिस ने अनाउंसमेंट्स की और उन्हें बंद करने के लिए भी कहा। कुछ लोगों ने उसको वॉलंटरीली सपोर्ट भी किया, कुछ इसके अगेंस्ट भी नज़र आ रहे हैं। और अब पंजाब में भी इसी किस्म की सूरत हाल है। पंजाब में भी ये फैसला किया जा रहा है कि जनाब कारोबारी मराकज़ जल्द बंद कर दिए जाए, 9 बजे से पहले। कम अज़ कम 63 बाजार से मुतालिक अभी तक ये खबर आ रही है कि उन्हें जल्दी बंद किया जाए। क्या ये फैसला फ्रूटफुल हो सकता है? इससे वाकई एनर्जी क्राइसिस रिजॉल्व होने की तरफ जाएगा या नहीं, और फिर पॉलिटिकली इसका कितना नुकसान होगा, इस पर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। पहले मैं इमरान साहब का कमेंट लूँगी। इमरान साहब, आपको लगता है कि ये एक अच्छा, क्योंकि हम बाहर के मुल्कों में भी देखते हैं डे लाइट से लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो यहाँ पर भी अगर ये हम अपना तरीक़ाकार और यानी कहते हैं ना कि मामूलात ज़िंदगी को थोड़ा चेंज कर लें अकॉर्डिंगली, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, और क्यों ना करें। मुझे आप ये बताएं कि वैसे तो हम दुनिया के हर काम में मगरिब की तकलीद करना चाहते हैं, तो ये जो अच्छे काम हैं उनके ये क्यों नहीं अपनाते? आप अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, कहाँ पे ऐसा नहीं है। चीन देख लें, जापान देख लें, जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो सुबह सुबह उठते हैं, काम शुरू करते हैं, 5 बजे तक काम ख़त्म करके, और फिर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ 6-7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। जो कुछ मखसूस दुकानें हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, वो खुले रहते हैं, या वीकेंड पे जो मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स, वो आपको याद होगा कोविड में हमारे यहाँ भी तो ऐसा हुआ था। बिल्कुल, तो हमने अपनी जिंदगी वैसे ही बदल ली थी। गुजारिश ये है कि ये जरूर होना चाहिए, और देखिए गैर मामूली हालात में गैर मामूली तब्दीलियाँ करनी चाहिए। उससे क्यों ना की जाए, इन गैर मामूली फैसलों से ही हम बचेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं इस वक्त कई तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग के बाद बहुत सारी सूरत हाल बहुत सारे ममालिक में, ख़ास तौर पर यूरोप में बड़ी ख़राब हुई है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा मुल्क है जो दरामद करता है, कोयला बरामद करता है, लेकिन क्या है वहाँ के शहरियों पे उन्होंने कहा है कि जी आप दिन में 2 घंटे बिजली का इस्तेमाल ना करें ताकि ब्लैकआउट से बच सकें। रूस ने जर्मनी को जो गैस की फराहमी में कमी की है, उसमें जर्मनी ने अपने शहरियों से कहा कि जी आप तवानाई की बचत करें। जापानी हुकूमत ने अपने शहरियों को यह कह दिया कि अगर तवानाई की बचत ना की गई तो रात 8 बजे के बाद चंद घंटों के लिए आपको बिजली से महरूम होना पड़ेगा। अब ये देख लें आप, उन्होंने अपने शहरियों से ये भी कहा 1 सेकंड के सिर्फ एक टीवी देखें और दीगर कमरों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें। स्पेन में सरकारी मुलाजमीन को कह दिया कि एयर कंडीशनर ना चलाएं, टेक होम, आप वर्क फ्रॉम होम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इटली ने भी इसी तरह के यानी जब वो ये सारे फैसले कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक है, ये बड़े अच्छे आपने एग्जांपल्स दे दिए हैं और मैं यही सवाल लेके जाऊंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अंजुमन ताजरान सिंध, प्रेसिडेंट हैं उनके इस तंजीम के, जावेद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया आपका जावेद कुरैशी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, या आपने इमरान साहब की गुफ्तगू सारी सुनी है। बड़े बड़े ममालिक में बड़े एनर्जी को सेव करने के लिए तरीक़ों पर अमल किया जाता है और लोग उनका साथ देते हैं, तो यही अब हमारी भी हुकूमत करना चाह रही है। क्या आप लोग उनका साथ देंगे, और अगर नहीं तो उसकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समीना।
इमरान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बात अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं। हम बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर और हमें यहाँ के हालात देखकर बात करनी चाहिए। डे लाइट के अंदर हम बिल्कुल एग्री हैं कि डे लाइट के अंदर जो है वो अपना कारोबार हो, लेकिन हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी सिंध गवर्नमेंट से कमिश्नर कराची के ऑफिस में, ये एक बात तय की थी, हमें 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग के अंदर इन्होंने अजाब में डाला हुआ है और हालत ये है कि ना हम दिन में अपना कारोबार कर पाते हैं ना रात को। और जिन ममालिक का आप जिक्र कर रही वो ममालिक हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा ठंडे ममालिक हैं। वहाँ का जो मौसम है वो दिन रात इतना ठंडा होता है कि लोग आसानी खरीदार निकलता है, लेकिन यहाँ 45 से 48 सेंटीग्रेड के अंदर कोई कस्टमर बाहर आने को तैयार नहीं होता। इतनी शदीद गर्मी में लोग कैसे कारोबार करेंगे? लेकिन हुकूमत सिंध ने जो फैसला हमारे ऊपर जो मुसल्लत करने की कोशिश की है, कर दिया फिलहाल तो उन्होंने, लेकिन हम इस फैसले को कतई ही मुस्तरद करते हैं। हम इसे कतई नहीं मानेंगे। हमारी 2 साल में जो कोविड में बुरा हालात हुए हैं, अब हमारे पास इस महंगाई की वजह से कारोबार ना होने जैसा है। हम अपने घर का चूल्हा जलाना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है, लेकिन हुकूमत ऐसे फैसले अवाम और ताजिर बरादरी से करवाना चाहती है। आ जाए हुकूमत अपने अंदर किफायतशारी की पॉलिसी लेकर, क्यों नहीं आती हुकूमत? क्यों नहीं अपने बुजुर्गों को 1000 और 1300 सीसी गाड़ियों के अंदर उनके ऑफिस की ऐसी बंद करवाती? लेकिन जो भी मामलात होते हैं वो ताजिर बरादरी पे आकर अजाब पड़ता है। हम सबसे ज्यादा महंगी बिजली रात को खरीदते हैं, लेकिन उसके बरक्स हमें वो नहीं दी जाती। आपके पास एनर्जी क्राइसिस है, हम उसके लिए तैयार हैं आपसे ताउन करने के लिए, लेकिन जो आपने हमें 9 बजे की टाइमिंग दी है उस कमर्शियल फीडर के अंदर हमें 0 लोड शेडिंग होनी चाहिए, ताकि हम इस मुख्तसर वक्त के अंदर अपना कारोबार जारी और सारी रख सके। लेकिन हुकूमत ने हमसे वादा किया, लेकिन उसके बरखिलाफ हुकूमत ने, आज आप देखें पिछले हफ्ते हुकूमत के वज़राओं ने बैठकर बड़ी धूमधार प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की कि जी 15 और 16 तारीख से लोड शेडिंग 2 घंटे और 2.5 घंटे तक आ जाएगी। आज आप अपने कैमरेमैन को लेकर चलें, बताएं कि आधी घंटे का भी रिलीफ मिला है। बड़ी आपकी जायज तहफ़्फ़ुज़ात हैं जावेद कुरैशी साहब। मैं अभी आपसे फर्दर भी इस पे बात करती हूँ। हिलाली साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हिलाली साहब, आपने जावेद कुरैशी साहब का भी मौक़िफ़ सुना, उनकी अपनी बड़ी वैलिड कुछ पॉइंट्स हैं, इमरान साहब ने अपनी कुछ राय रखी है। आपका क्या तज्ज़िया है, क्या होना चाहिए इस मसले का हल? वाकई उनके भी प्रॉब्लम्स को एड्रेस तो करना चाहिए ताजरों के। जी हिलाली साहब। देखिए, 2 पॉइंट्स जो उन्होंने कहा है बहुत ही वैलिड हैं। एक, वैसे ही महंगाई में लोग नहीं आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और आप आवर्स को लिमिट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, वाकई ये भी सच है कि समर मंथ्स में जिस किस्म की गर्मी होती है, लोग निकलते नहीं है 6 बजे के पहले। लोग निकलना ही नहीं चाहते 6 बजे के पहले। और तीसरी बात जो उन्होंने की, अगेन वेरी वैलिड, भाई तुम मैसिव लोड शेडिंग करते हो पता नहीं कब से कब तक, और फिर जब शाम आता है और तुम कहते हो कि लाइट्स नहीं मिलेंगे, आपको पावर नहीं मिलेगा, खत्म करो। आई मीन यू कांट हैव बोथ। और क्या ये जो पावर बचता है ये बेचारे हाउस होल्ड्स को जाएंगे, गरीब हाउस होल्ड्स को जाएगा? क्या होगा इस पावर जो बचता है? किधर इस्तेमाल होगा, किधर बेहतर इस्तेमाल होगा, किधर ज्यादा प्रॉफिटेबली इस्तेमाल होगा? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो एक मैसिव कैंपेन आपको करना चाहिए, और लोगों को बिठा के बात करके समझ करके हर इंडस्ट्री का और हर एरिया का स्पेशल डिफिकल्टीज निकाल के उसको जाके आप फिर एड्रेस करें आफ्टर हैविंग टेकन इनटू अकाउंट एवरीथिंग। ये क्या जापान ये करता है तो लिहाजा हम करने लग जाएं? व्हाट नॉनसेंस। जापान 6 बजे के बाद खाना नहीं खाता है तो इसके माने क्या? और लोग भी इस बात पे क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने भी तो एक्सपेंडिचर्स कट डाउन नहीं करते, तो फिर इस वजह से जाहिर है जब आप लोगों से कुर्बानी मांगते हैं। इमरान साहब, ये वैसे मैं जावेद कुरैशी साहब अभी मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, लेकिन मैं इमरान साहब का कमेंट जरूर लूंगी। ये बहुत ज्यादा, ये जब चाय की प्याली वाला भी मशवरा दिया था एहसन इकबाल साहब ने, तो उस पर भी लोगों का ये कहना था कि आप हुकूमत या तो पहले हुक्मरान खुद आके एक एग्जाम्पल सेट करें ना, तो फिर लोग उसको फॉलो करते हैं कि यार ठीक है।
आपके अपने मामलात उस तरह ही चलते रहे लेकिन गरीब आवाम को मजीद आप कुर्बानी मांगते रहे तो फिर लोग भी तंग आ जाते हैं। देखिए, कुर्बानी हमेशा खुद से शुरू होती है जी। हुकूमत को भी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, कि सबसे पहले खुद कुर्बानी दे और उसके बाद कहें कि जनाब हमने ये काम कर दिया, अब आए आप भी हमारा साथ दें। जावेद कुरैशी साहब ने जो बातें की, बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन वो शायद भूल गए या उनके इल्म में नहीं है कि बहुत सारे दुनिया में ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी पाकिस्तान से भी ज़्यादा होती है और वहाँ पे भी दिन में काम होता है। गुजारिश ये है सर मैं मेरी गुजारिश तो सुन लेना। गुजारिश ये है, हमारा यही तो रवैया है सर कि हम सिर्फ बात पे ना किसी की बात सुनना चाहते हैं ना किसी की बात बर्दाश्त करना चाहते हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जब बिजली रात को अगर कोई दुकान खुलेगी तो उस पर 10 लाइटें जलेंगी और सुबह के वक्त जब बिजली जले दुकान खुलेगी तो शायद 2 लाइटों से भी काम चल जाए या किसी जगह पे 2 की भी ज़रूरत ना हो। अब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जब रात को दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी तो वही बिजली जो बचेगी उसी की वजह से लोड शेडिंग कम होगी। ये लॉजिक उनकी ठीक है, लेकिन ये मामला ज़रूर देखने वाला है और गौर तलब है कि क्या ताजरों को इत्मीनान में लेके ये फैसला करना चाहिए, उनसे मिल के उनसे पूछ के उनके मशवरे से करना चाहिए या उनको एक लठ मार देनी चाहिए कि नहीं ये करना है। तो दुनिया में कोई भी काम सिर्फ लठ मारने से नहीं होता। ठीक है, इत्मीनान में लेकर। अच्छा जी जावेद कुरैशी साहब, आप लोगों से क्या इस पे कोई राय ली गई और आपके पास सजेशंस क्या हैं? मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हुकूमत के पास इस वक्त बिजली की प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही तो आप उन्हें फिर क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से इस मामले का कोई मिडल वे निकाला जाए? देखिए जी, पहली बात तो ये जिस तरीके से हमारे वफाकी वज़रा बैठकर ये झूठ बोल रहे हैं, कम से कम हमें इतने अच्छे माहौल में कारोबार करने की इजाजत दी जाए ताकि हम सुबह जब अपना शटर ओपन करते हैं उस वक्त भी जो है हमारे पास लाइट नहीं होती। और इस शदीद गर्मी में कस्टमर हमारा, हम बिगड़े हुए लोग हैं 70 साल से 74 साल से। हमारे यहाँ का एक ट्रेंड बन चुका है, जो लोग ऑफिसों में जाते हैं वो शाम के इवनिंग में ही आकर खरीदारी करते हैं। वो मगरिब के बाद जो कस्टमर आता है वो अपने ठंडे माहौल में आता है और अपने फैमिली के साथ आता है ताकि मैं जाकर कुछ शॉपिंग कर सकूं। और इससे मईशत को फायदा नहीं पहुंचने वाला, मईशत को मजीद नुकसान पहुंचेगा। आज पाकिस्तान की जो मईशत है, हमारे ज़र मुबादले के ज़खायर 2 अरब डॉलर तक आ चुके हैं। आप ये देखें, उधर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये वुज़रा झूठ बोलते हैं कि 16 तारीख से लोड शेडिंग 2 घंटे की हो जाएगी पूरे मुल्क में, आज तक वही 12 से 18 घंटे की है। हमने उन्हें तजवीज़ दी थी, हमें जो भी ओवर आप दे रहे हैं इस टाइमिंग के अंदर हमें 0 लोड शेडिंग आप करते, सिर्फ कमर्शियल फीडर के ऊपर, ताकि हम अपना कारोबार जारी उतारी रख सके। लेकिन उसके बरखिलाफ उन्होंने हमसे वादा किया, हम जरूर इस पर गौर करेंगे और अमल करेंगे। लेकिन कल जो गुज़िश्ता जुम्मे को उन्होंने एक नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत ने निकाला कि आप अपने शॉपिंग मॉल ये शॉप बंद कर दें। मुझे बताएं इस मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? या आज हम पत्थरों के दौर में आ गए? ऐसी कौन सी एनर्जी क्राइसिस आ गया जो आज इनसे मुल्क नहीं चल पा रहा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच। आपका वर्जन आ गया, वी होप कि इसको भी एड्रेस किया जाएगा। लेकिन लाली साहब, आप समझते हैं कि ये बेसिकली इनकॉम्पिटेंस है? अगर आप अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि जनाब हम नहीं दे सकते, आप खुद ही अब इतने से ही में मैनेज कर लें, यानी कल को फिर हम ये भी सुन सकते हैं कि जनाब रोटी पूरी नहीं हो रही तो भाई अब आप ठीक है वैसा 1 रोटी में ही गुजारा कर ले। अब ऐसे वैसे मिसालें लोग देते हैं, तो वो बेसिकली कहते हैं कि भाई वो हमारा मसला, हम कैसे मैनेज करते हैं, आप तो चीज़ें पूरी करें। ये इनकॉम्पिटेंस है। अनपॉपुलर होगी ये गवर्नमेंट आपके ख्याल से इस तरह के डिसीजन से? इस तरह जाहिर है ऐसे फैसले आप करेंगे। आप देखें भाई, ये आदमी दिल से बात कर रहा था, कुरैशी साहब जो हैं, इसको पता है कि इसके क्या लॉसेस हो रहे हैं। ये पूरा क्या एक नेचर और एक कल्चर बदल देगा, इसलिए कि आप लोग जो हैं, आप सुनिए तो सही इनकी बात। वो कहता है पैसे ले लो हमारे से, थोड़ा सा बिजली दे के, आपको क्या किस चीज की कमी है, उसको तुम हमारा पूरा करो कि हम खाना खा सकें, कि हम वाकई वी कैन अप्लाई आवर ट्रेड। वो भी करने के लिए आप तैयार नहीं है। मेजर लाउड स्पीकर के थ्रू एक डिसीजन कर देते हैं विदाउट।
क्या समझते हैं पत्थर वाकई देखे निकलेंगे? मैं इनकी जगह में होता, मैं एक बहुत बड़ा बोल्डर निकल के निकलता। भाई व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? मुझे खत्म करने के मेरा पूरा लाइफ को थोड़ा सा मौका अगर मेरा कमाई नहीं है तो व्हाट डू आई डू? आप देखें कराची के सड़कों पे, कराची के सड़कों पे सबीना, बात ये है कि ताजरों के मसाइल अपनी जगह, लेकिन टैक्स तो ये लोग पूरा देते नहीं है। टैक्स तो कराची से सबसे ज्यादा मिलता है। नहीं, मैं ताजरों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कराची की नहीं, पूरा पाकिस्तान के ताजरों की बात कर रहा हूँ कि ये जाके देखें आप कि इन्हें टैक्स पे कितने मसाइल होते हैं, कितने % लोग टैक्स देते हैं और कितना देते हैं। गुजारिश सिर्फ है, टैक्स यहाँ सिर्फ सैलरी % लोग देते हैं ज़्यादा, ठीक, बाकी तो इनके बस में हो तो 1000 2,000 से ज़्यादा दे ही ना। दुकानें करोड़ों की होती हैं और टैक्स 2,000 देते हैं। मामला ये नहीं है, मामला ये कि जी ये एक आपका चलन बन चुका है। क्या यहाँ पंजाब में देखिए शादियाँ होती थी, सुबह फजर की अजानें हो रही होती थी और अभी तकरीबात चल रही होती थी। जब मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने पिछले दौरे हुकूमत में ये किया कि नहीं जी 10 बजे शादी ख़त्म हो जाएगी, तो लोगों ने अमल किया कि नहीं? शुरू में बड़ा शादी हाल वालों ने भी बड़े एहतजाज किए, बड़े प्रोटेस्ट हुए। तो कौम को ये कहना कि जी ये आदत बन चुकी है, बदल नहीं सक, भाई कौम की आदतें ठीक करना होंगी। हम वो ममालिक नहीं है कि जो खराब आदतें अपनाते हुए अपने मामला खराब करते रहे। हिलाली साहब, आपने कुछ जिक्र भी किया था ज़िमनी इंतखाब का, थोड़ा सा मेरे पास वक्त बचा है, मैं चाहूँगी इस पर आप अपना कमेंट पूरा कर लें। कल भी हमने इस पर थोड़ी बात की। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको लग रहा है कि लोगों का एंगर जो है वो वोटिंग में हमें नज़र आएगा, वोटिंग पैटर्न में? जो कि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को 5000 वोट मिल रहे हैं, MQM को 10,000 वोट मिल रहे हैं, जो कि हुक्मरान जमाते हैं, ये जो बाई इलेक्शन हुआ कराची में, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है बेसिकली। जी हाँ या समीना, मुझे ये तकलीफ हो रही है कि लोग डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट जो है उनका निकल रहा है। वो परवाह नहीं कर रहे हैं अब किस किस्म का सिस्टम हो। हम चाहते हैं जमहूरियत हो, मगर अगर जमहूरियत डिलीवर नहीं करता है तो लोग कहते हैं क्या फ़ायदा। पहली बात तो ये है कितनी जमहूरियत है जब एक पार्टी खड़े होके कहती है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को रिग करता है। और ये जो इलेक्शंस हुए हैं कराची में जिधर सिर्फ 8% वोट किया है, क्यों सिर्फ 8% वोट किया है? इसलिए कि डिसल्यूशनमेंट है इन द परफॉर्मेंस इन पार्टीज का, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि वोटिंग रुक गई 45 मिनट वोटिंग रिजल्ट्स के पहले, और लगा है और जो लोग उधर थे वो कह रहे थे भाई एक पार्टी जीत रही थी, 40-45 मिनट के बाद पता चला कि वो हार गई है। पता ये भी चला कि अपील हुआ था, रिकाउंट करो, वो भी उस तरह कर दिया था, उन्होंने कहा नो मोर अपील। तो लोग कहते हैं यार हम जाते हैं लाइनों में खड़ते इसलिए कि इस किस्म का सिस्टम को हम सपोर्ट, ठीक, हम नहीं जाते फिर वोट करने के लिए। या एक और चीज है, अब ये जो टेस्ट आएगा कल जो टेस्ट आएगा समीना, मैं समझता हूं कि ये लिटमस टेस्ट है, ये आपको बता देगा कि कितने लोग निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। इसलिए कि एक पार्टी खड़ी हुई है आज, वो कहती है कि वोट दो, निकलो, हम आए और हम ठीक करेंगे। क्या इन पे भरोसा है? क्या लोग ट्रस्ट करेंगे या नहीं? ठीक है, ये बिल्कुल एक लिटमस टेस्ट होगा हिलाल साहब, और इस पर हम यकीनन कल भी बात करेंगे। देखते हैं कि क्या लोगों का रिएक्शन होता है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।